ફટાફટ લેસન પૂરો કરી અને પછી લાસ્ટમાં ટાઈમ રહેશે ને તો આપણે પાછા વાતો કરશું. ઓકે, તો આપણે વાત કરતા હતા કયા લેસનની? फोर्थ लेसन કર્મયોગ લાલ બહાદુર. વેરી ગુડ. મને છે ને કોક વાર એવું મન થાય કે 8 ગર્લ્સમાં જ મારે લેક્ચર રાખવા છે. એકાદો વધારે આવી જાય તો તમને વાંધો નથી ને હિન્દીનો? ના મિસ. હે ને? ના કારણ મિસ, કે અમને શું વાંધો હોય, મજા આવે. કારણ કે ગર્લ્સ પાસે છે ને બોયઝ કરતા આન્સર સરસ મળી રહે. એકલું બોલબોલ મારે ન કરવું પડે. હે ને? ઘણી વાર બોયસ છે ને ફટાફટ આન્સર ન દે જેવા ગર્લ્સ દે એવા. ચલો. તો રાઈટ, આપણે કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી લેसन करता था, बराबर। चलिए, तो उसके लेखक जो थे वो थे, कौन थे? शंकर दयाल शंकर शर्मा। दयाल शर्मा। हाँ, वो क्या थे? नौवे राष्ट्रपति। हमारे देश के 9वें राष्ट्रपति थे और उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी का रेखा चित्र जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया था और उसमें उन्होंने उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए उनके कर्म के प्रति यानी कार्य के प्रति जो आस्था थी, समर्पण भाव था, उसे प्रस्तुत किया है हमारे सामने। और फिर हमने लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में देखा था कि उनके नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ा जाता है क्योंकि उनका सारा जीवन जो है वो कर्म से भरा हुआ है। और शास्त्री जी जो थे वो अपने भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहे और अचानक सफलता मिल जाए ऐसे विचार रखने वाले नहीं थे, बल्कि अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर भरोसा अधिक रखते थे। और उन्होंने कभी अपने काम को ऐसे नहीं लिया कि काम करो तो फल मिलना ही चाहिए। वो बिना किसी फल की इच्छा के भी कार्य करते थे और अपने कार्य को ही ईश्वर मानते थे। उनका जीवन दर्शन जो है शास्त्री जी का, वो गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। ये सवाल भी है, हाँ। और इसीलिए उन्हें केवल कर्मयोगी नहीं परंतु निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उपयुक्त है ना। फिर हमने देखा था कि उन्होंने जीवन में 3 बातें जो है उनके जीवन की, वो हमें उनके जीवन दर्शन में दिखाई देती है कि एक तो अपने उद्देश्य के प्रति आस्था रखना यानी विश्वास रखना, फिर उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव वे रखते थे और उसके साथ अपने कर्म के प्रति वे संपूर्ण समर्पित भी थे। तो ये 3 बातें जो हैं वो उनके जीवन में हमें दिखाई देती है। वे कहते थे कि आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हो, पर अगर आपको उसमें सफल होना है तो आपको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होगी और उसके लिए आपके कार्य और समर्पण यानी कार्य के प्रति समर्पण और भक्ति और कर्म यानी कार्यों में भक्ति भी होना जरूरी है। तो ये बात, इन बातों में आपको समन्वय, समानता रखनी होगी। फिर उनकी जो सफलता है ना उसका रहस्य इसी बात में छिपा हुआ है। और शास्त्री जी का जीवन जो है ना वो श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का उदाहरण रहा है। फिर हमने देखा था कि वे ऐसा के उनके व्यक्तित्व में विचारों का समन्वय था, यानी वो जो कहते थे वही करते थे और जो भी करते थे वो देश के लाभ के लिए ही करते थे। और उनके इसी चरित्र की विशेषता के कारण लोगों ने उन्हें अधिक पसंद किया था, उन पर विश्वास रखा था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो राजनीतिक विरासत थी उसे संभालना कोई कम कठिन काम नहीं था, पर शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा लोगों की इस आकांक्षा को भी पूरा किया था। फिर शास्त्री जी की जो सबसे बड़ी विशेषता थी ना वो यह थी कि वे एक सामान्य परिवार से थे और देश के प्रधानमंत्री पहुंचे ना तब भी एक सामान्य ही रहे। और उनके जीवन में विनम्रता, सादगी और सरलता, ये उनके विशिष्ट प्रकार उनके दिखाई देते हैं हमें उनके व्यक्तित्व में। और
इन तीनों के कारण उनका जो चरित्र है वो बापू के काफी अधिक नजीक माना जाता है, क्योंकि गांधी जी भी ऐसे ही थे और गांधी जी से ही प्रभावित होकर 1921 में शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और उन पर भारतीय चिंतक डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का प्रभाव रहा है। मैंने आपको बताया था, ऐसा सवाल भी पूछा जाता है कि शास्त्री जी पर किन दो भारतीय चिंतकों का प्रभाव रहा है, तो डॉक्टर भगवान दास और बापू यानी कि गांधी जी। शास्त्री जी के बारे में बाइबिल की जो उक्ति है वो बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। शास्त्री जी भी विनम्र ही थे ना, तो बाइबिल की यह उक्ति उन पर सही जान पड़ती है। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में जब प्रवेश किया ना, तब वे मात्र 17 वर्ष के एक स्कूल के विद्यार्थी थे और गांधी जी की चुनौती पर आह्वान पर उन्होंने स्कूल छोड़ दी थी और आंदोलनों में लग गए थे। इसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई तो पूरी की ही थी, जो उन्होंने काशी विद्यापीठ से की थी। फिर देश के लिए कुछ करना, सामाजिक कार्य करना, ये उन्हें बहुत पसंद था और इसका परिणाम यह हुआ कि 1926 में वे लोक सेवा मंडल के सदस्य बन गए और जीवन भर उसके वे सदस्य बने रहे। और इसके बाद उन्होंने गांधी जी के विचारों के अनुसार अछूतोद्धार के कार्य भी किए और 1930 में नमक कानून तोड़ो आंदोलन में उन्होंने जब हिस्सा लिया, तब वे प्रथम बार जेल गए और यहीं से उनकी जेल यात्रा जो शुरू हुई 1930 से, वो 1942 भारत छोड़ो आंदोलन तक चली। तो इन 12 वर्षों में 1930 से 1912, इन 12 वर्षों में वे 7 बार जेल गए। एक तो 1930 में गए, फिर और 2-3 बार बीच में गए थे जेल में, जो कुछ दिनों की थी शायद। फिर उसके बाद 1932 में किसान आंदोलन के लिए भी उन्हें जेल जाना पड़ा। फिर उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसमें हिस्सा लेने पर उन्हें सबसे लंबी जेल यात्रा 3 वर्ष की हुई थी। यानी 7 बार जो जेल गए ना, उनमें 7 बार में ये सबसे लंबी जेल यात्रा थी उनकी, 3 साल तक। उसके पहले जो गए वो कुछ महीने या 1 आध साल की होगी या कुछ दिनों की होगी, पर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने पर उन्हें 3 वर्ष तक जेल जाना पड़ा। गर्ल्स, किसी का माइक अनम्यूट है बेटा? ओके। बेटा आपका माइक अनम्यूट होगा ना तो मेरी आवाज क्लियर नहीं आएगी आपको, इसलिए। हाँ, चलिए। और इस दौरान उन्होंने कई सारे कार्य भी किए थे और दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में भी वे जन सेवा के कार्यों में लगे रहे। 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव भी बनाए गए, जिस पद पर वे 1938 तक रहे और किसानों के प्रति विशेष लगाव था। यहाँ भी 1932 में वे गए थे ना किसान आंदोलन के लिए जेल में, तो किसानों के प्रति उन्हें विशेष लगाव था। इसलिए 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी जो थी ना, उनका उन्हें अध्यक्ष भी बनाया गया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की उसमें उन्होंने जमींदारी प्रथा को नाबूद करना, मिटा देना, नष्ट कर देना जो बात थी उस पर जोर दिया था। यहाँ तक हमने किया था, क्लियर ना? अब इसके बाद चलो यस सानी पढ़ो बेटा। सानी है? सानी जहरा? मिस एना नेट में प्रॉब्लम से। ओके, चलिए। और कौन पढ़ रहा है तो? मिस मैं पढ़ूं सर? सैयद? बिरहा। ओके बिरहा, पढ़ो चलो। इसके बाद के 6 वर्षों तक के
इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ ओके, दिया था। बस। ओके, फिर उसके बाद चलिए, कौन पढ़ रहा है आप? सिद्रा फातिमा। मैं पढ़ी ओके, 62 सिद्रा रोल फातिमा। नंबर। 73। सिद्रा फातिमा। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। सही ओके मायने में ओके, चलो 74 कौन है? रोल नंबर 74। ओके, शायद नहीं है, अभी वो सुन नहीं रहे शायद। 64। अरे, कोई 62 रोल नहीं। नंबर पढ़ूं? रोल क्या नाम बताया बेटा? मैडा सना 62 रोल नंबर। हाँ, पढ़ो, चलो सना पढ़ो। ओके मिस। सही मायने में यही से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हें मैं मार्गदर्शन में मेरा राजनीति जीवन शुरू हुआ। ओके, अब 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका में कार्य करते रहे। अब नगर पालिका पता है ना क्या होता है? हाँ मिस। नगर पालिका का अर्थ आपको पता है ना? तो शहर में नगर पालिका होती है, गांव में ग्राम पंचायत होती है, और बड़े शहर हो तो वहाँ महानगर पालिका होती है, राइट? और नगर पालिका में क्या क्या काम होते हैं वो भी आपको पता है। तो 6 वर्षों तक इलाहाबाद नगर पालिका में जो काम करने का अनुभव था ना, उससे शास्त्री जी का व्यक्तित्व और निखर कर सामने आया, और नागरिकों की समस्या को वो अधिक निकट से जान पाए थे। अब देखिए, नगर पालिका हो, उसमें अमीर हो या गरीब, सबको वहाँ काम पड़ता ही है। अब जन्म मरण के दाखले हो, रजिस्ट्रेशन हो, किसी भी चीज का आपको रजिस्ट्रेशन करवाना हो, फिर रेशन कार्ड के से संबंधित कार्य काम हो, कोई भी, इसके अलावा तो और भी कितने सारे काम हैं। तो सारे के सारे काम जो हैं वो नगर पालिका में ही होते हैं, आपके शहर की, राइट? तो वहां तो अमीर से लेकर गरीब सबको जाना पड़ता है। तो वहाँ कई सारे जो सामान्य लोग हैं, उनकी समस्याओं को जानना, कैसी कैसी समस्या होती है, कैसे उसके निराकरण होते हैं, ये जो सारे अनुभव हैं, वो शास्त्री जी को नगर पालिका में काम करने से अधिक पता चले, और लोगों की कैसी समस्या होती है उससे भी वे काफी परिचित हुए। उनके पास ग्रामीण जीवन का भी अनुभव था, यानी ग्रामीण जीवन में भी लोगों की जो समस्याएं होती है उनका भी अनुभव था। इलाहाबाद नगर पालिका में जन सेवा के छोटे मोटे कार्यों और समस्याओं और उनके निराकरण की जो प्रक्रिया थी, उससे वे अब अच्छी तरह से परिचित हो गए थे। और कार्य के प्रति उनकी निष्ठा तो थी ही, मेहनत भी वे करते ही थे, और इसी क्षमता के कारण उन्हें सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए भी चुने गए। निर्वाचित होना यानी चुना जाना, निर्वाचित होना यानी चुना जाना। तो उसके लिए भी वे चुने गए,
और सही मायने में शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत जो है वो यहीं से हुई और उसका समापन जो है वो देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचा। देखिए, सीधा कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता, पहले वे संसद में नियुक्त किए जाते हैं, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो यहीं से उनकी जो यात्रा है वो शुरू हुई थी। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी गहरी समझ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था और ये भी कहा था कि शास्त्री जी के मार्गदर्शन में ही मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। अब देखिए, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु किसने माना। नाम होगा श्रीमती। इंदिरा गांधी। हाँ, फिर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने किन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था, तो क्या नाम होगा। लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, वेरी गुड। और इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जाता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने लाल बहादुर शास्त्री को अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए क्या कहा था, तो ये पंक्ति आएगी कि शास्त्री जी के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। समझे आप लोग, 3 तरह से ये प्रश्न पूछा जाता है, घुमा घुमा के। ओके, अब देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी कौन है, पता है ना आपको, कौन थी श्रीमती इंदिरा गांधी। वड़ा प्रधान थे। हाँ, हमारे देश की प्रथम महिला वड़ा प्रधान थी, महिला। हाँ, और हमने आगे देखा ना, जवाहरलाल नेहरू उनकी बेटी, जवाहरलाल नेहरू थे ना उनकी बेटी, अभी जो राहुल गांधी है ना उनकी दादी है ये। ओके, तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी ने, अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू कितने अच्छे राजनीतिक थे। हाँ, पक्के राजनीतिक थे, उन्हें भी राजनीति की बहुत गहरी समझ थी। तो अपने पिता से तो इंदिरा गांधी ने बहुत कुछ सीखा ही था, पर उसके अलावा उन्होंने शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु माना। देखिए, राजनीति की सही जानकारी कितनी होगी शास्त्री जी के पास, जो इंदिरा गांधी ने तो उन्हें अपना गुरु तक मान लिया। ओके, चलिए, अब कौन पढ़ रहा है। गर्ल्स फटाफट बेटा, कौन पढ़ने वाला है। सिद्रा फातिमा मिस पढ़ूं मैं? मिस हाँ, मैं पढ़ो पढ़ूं पढ़ो। 73 रोल नंबर। ओके, पहले मैं सिद्रा, पढ़ूं? एक मिनट एक मिनट, सिद्रा फातिमा, फिर 73। सिद्रा फातिमा को जब हम स्टॉप करें ना उसके बाद 73, और उसके बाद कौन बोला। मिस सैयद बिरहा। यशस्वी। बीरा आपने पढ़ लिया बेटा, उसके अलावा जिन्होंने नहीं पढ़ा वो। यशस्वी। ओके, यशस्वी, आप तीनों पढ़ेंगे, ठीक है। पहले सिद्रा फातिमा, फिर 73 कौन है, नाम समा बताओ। सैयद समा। ओके, सिद्रा फातिमा, फिर शमा, और फिर यशस्वी पढ़ेगी। ओके, चलो, और इस पैराग्राफ को ये तीनों पढ़ेंगे। चलो सिद्रा फातिमा, कंटिन्यू बेटा। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। ओके, ओके, चलो अब शमा पढ़ो बेटा। अपने मंत्रालय के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को कभी कभी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उसकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जानते थे कि शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक है। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। ओके, ओके, चलो पढ़ो बेटा अब आप।
यशस्वी? इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलता और लोकप्रियता प्राप्त की, वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। ओके। अब देश की आजादी के बाद, जब देश आजाद हो गया ना भारत, तो उसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार में भी उन्होंने, शास्त्री जी ने अलग अलग पदों पर काम किया था। उत्तर प्रदेश में तो उन्हें गृह मंत्री बनाया गया था। गृह मंत्री यानी, पता है ना गृह मंत्री यानी क्या? नहीं। गृह मंत्री नहीं पता? होम मिनिस्टर। गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर। ओके। अच्छा बताओ, अभी हमारे देश के होम मिनिस्टर कौन है? देश के होम मिनिस्टर, हाँ, किसी राज्य के नहीं पूछे, देश के पूछे। विजय रूपाणी। विजय रूपाणी। ओके। तो हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ओके, नरेंद्र मोदी। तो विजय हमारे देश रूपाणी। के विजय रूपाणी क्या? विजय रूपाणी, विजय मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। हमारे गुजरात राज्य के। ओके ओके। और हमारे देश के वड़ा प्रधान? अमित शाह। अमित शाह। ओके। और नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। ओके। और हमारे राष्ट्रपति? हमारे रेल मंत्री? हमारे रक्षा मंत्री? अरे मिस, कितने सारे सवाल पूछ दिए, एक में कंफ्यूजन है और आपने इतने सारे प्रश्न हमारे सामने रख दिए। ये सारे सवाल जो है ना, ये तो बेटा एकदम सामान्य है। जो सबसे बड़े बड़े पद है ना देश के, सिर्फ उनके बारे में मैंने अभी तो आपको पूछा, और सिर्फ गुजरात के बारे में पूछा। हम्म। उसमें भी आपको गड़बड़ है अभी, सोचो। और गर्ल्स तो बहुत एक्टिव होती है बेटा, बॉयज से ज्यादा। तो गर्ल्स को तो ये सारी बातें जानने में बहुत दिलचस्पी होती है, हमारे बॉयज को भी काफी पता होता है। तो गर्ल्स को तो कितना इंटरेस्ट होता है, तो उनकी तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। हमारे देश के वड़ा प्रधान जो हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। वो गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं है, वो हमारे देश के वड़ा प्रधान हैं। हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हैं। और हमारे गृह मंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर भी कहते हैं उसे इंग्लिश में, है ना, तो वे हैं कौन? अमित शाह जी। ओके। अब रहे रेल मंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री। ये तीन नाम ना आप होमवर्क में ढूंढ के लाएंगे, मम्मी पापा से पूछिए, टीवी में देखते रहिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, अब मोबाइल में सर्च कीजिए, आपको नाम मिल जाएंगे। लिख लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। भारत देश के रक्षा मंत्री, भारत देश के रेल मंत्री, भारत देश के और क्या पूछा, राष्ट्रपति। ओके, राष्ट्रपति, है ना। ये तीन बातें आप सर्च करके लाएंगे मेरे लिए, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में मुझे शुरुआत में ही बताएंगे। ओके। तो हमारे गृह मंत्री अभी है अमित शाह जी। तो उस पद पर भी शास्त्री जी जो है वो रह चुके हैं, पर उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री, है ना। फिर पंडित नेहरू जी के अनुरोध पर, यानी कहने पर, वे केंद्र में आ गए, और केंद्र में उन्होंने रेल, परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग, गृह जैसे मंत्रालयों में मंत्री पद भी संभाला था। और इन पदों पर रहते हुए भी शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय, यानी प्रशासन चलाने की या राजनीति चलाने की जो दक्षता थी, यानी जो गुजराती में कहिए ना आवड़त जो थी, उसका प्रमाण दिया। और वह एक देश के लिए उदाहरण है। अपने मंत्रालयों में जो कार्य वे करते थे, उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक तथा औपचारिकताओं से परे था। यानी जैसे जो नियम से जो होता था वही वे करते थे। फिर इसमें ये नहीं कि ये मेरी पहचान वाले हैं या वो पहचान वाले हैं उसके, तो उनका काम कर दो, नहीं।
जो जैसे होता था कार्य नियम से वैसे ही वे करते। उनके सामने ऐसा कुछ नहीं चलता था, औपचारिकताएं नहीं चलती थी कि चलो चलने दो, चलता है, चलता रहेगा, ये नहीं। हम्म? कार्य ठीक से ही होना चाहिए, ना किसी की पहचान ना कुछ, नियम से होना चाहिए, सही समय पर होना चाहिए, और वही काम जो सभी लोगों के लिए अच्छा हो, ऐसा उनका विचार था। अपने को कभी उन्होंने इतने ऊंचे पदों पर रहने के कारण भी ऊंचा नहीं माना, और यह उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि सेवक है। देखिए, जनता के शासक, शासक यानी क्या और सेवक यानी क्या, बताइए। शासक यानी जो शासन करे, राज करे, वो शासक है ना, और जो लोगों की सेवा करे वो सेवक। क्लियर, समझ में आया? हाँ मिस। हाँ, तो इतने ऊंचे पदों पर रहते हुए भी ये नहीं मानते थे शास्त्री जी कि वे जनता के शासक है, बल्कि ऐसा मानते थे कि वे तो जनता के सेवक है, और हर एक राजनेता को ऐसा ही होना चाहिए, तो ही वे आगे प्रगति कर सकते हैं। कि मैं, और सही भी है ना, नेता है वो किस लिए है कि वो लोगों की समस्याओं को जान सके, उन्हें पद मिला है, अथॉरिटी मिली है, तो वे लोगों की शिकायतों को दूर कर सके, है ना, तो वो सेवक हुए ना, शासक बन के नहीं रहना चाहिए उन्हें। तो वो शास्त्री जी भी ऐसा ही मानते थे कि अपने पदों के कारण मैं लोगों का शासक नहीं बल्कि सेवक हूँ, और ऐसी भावना के कारण उन्हें अपने मंत्रालयों में अपने साथ काम करने वाले जो लोग थे उनसे तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ देश में भी लोकप्रियता मिली थी। और इसी के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लोगों ने उन्हें देश के प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया था। वे देश के प्रधानमंत्री केवल 19 महीने रहे थे। 19 महीने यानी कितना समय हुआ गर्ल्स? 19 महीने को हम साल में, वर्ष में डिवाइड करें तो कैसे होंगे? 19 महीने यानी कितने वर्ष होंगे? कितने महीने कितने वर्ष कैसे होगा? गर्ल्स, आप सुन रहे हैं ना बेटा? पौने दो हाँ, ओके। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 है ना, 12। और 12 के बाद काउंट करो। पौने 2 साल एक वर्ष यानी 12 महीने, है ना। और एक वर्ष और कितने महीने होंगे आगे? 9 महीने 7। 7 हो गए, 7 हो गए बेटा। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 महीने हुए ना। तो हाँ एक वर्ष यानी 12 महीने, और उसके बाद दूसरे 7 महीने, तो 1.5 साल जितना हुआ, है ना। तो एक वर्ष और 7 महीने तक वे देश के प्रधानमंत्री के पद पर रहे, और इतने छोटे से समय में भी उन्होंने काफी लोकप्रियता प्राप्त की थी। शास्त्री जी के सामने हमेशा अपना उद्देश्य जो है वो स्पष्ट रहता था, ये तो हमने पहले ही देख लिया, उनके चरित्र में दिखाई देता था ये। और किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था, यानी अपना जो कार्य करना है उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं थे, यानी कार्य से भटक जाना या स्पष्ट ना होना, असमंजस में रहना, ऐसा कुछ उनमें नहीं दिखाई देता था। चलिए, अब जिन्होंने ना पढ़ा हो वही पढ़ेंगे, हाँ बेटा, ताकि सबकी बारी आ जाए। कौन है ऐसा? मैं पढ़ूं? ना 14 बताओ। नंबर। क्या बताया? निदा, ओके, निदा। फिर उसके बाद सकीना। और? ओके, हाँ, सकीना। सकीना और जैनब। ओके, जैनब से शुरू करते हैं, फिर सकीना, और फिर निदा। ओके, चलो। ओके। हम्म, वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पर पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसमय में काम लिया था, अधिकारों में अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी
शायद इसलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। ओके आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो ओके कुछ भी हो। ओके ओके बेटा ओके। चलो उसके बाद किन्हें बोला था? सकीना। सकीना। ओके। आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है, जिसे समझना चाहिए। ओके हमारा ओके चलो निदा। यस मिस। हम्म, हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है। ओके। हमारे देश के महत्वपूर्ण पदों पर तो वे रहे ही, पर इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अधिकार संपन्न भी थे वे, है ना। लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया, यानी महत्वपूर्ण पद पर रहे तो उनके पास बहुत सारे अधिकार भी थे, पर फिर भी उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। आत्मसंयम यानी खुद पर कहे ना कि कंट्रोल करना, हाँ, खुद के कंट्रोल में रहना, हाँ वैसा। तो वे हमेशा खुद पर उनका संयम बना रहा, और अधिकारों से अधिक उन्होंने कर्तव्यों को तरजीह दी। तरजीह देना यानी क्या होता है? देखिए यहाँ शब्दार्थ है आपके सामने। तरजीह देना यानी क्या होगा? मैं बताऊं? बोलो ना बेटा। प्राधान्य देना या तो अग्रिमता देना। वेरी गुड। तो हमेशा उन्होंने अधिकार से ज्यादा कर्तव्यों को प्रधानता दी। अग्रिमता दी यानी प्रधानता दी, कि मेरे कर्तव्य पहले, अधिकार बाद में। और यही कारण है शायद कि वे इतने अधिक लोकप्रिय थे। एक बार उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में, जो 19 दिसंबर 1964 को था, छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ कहा था। दीक्षांत समारोह यानी पदवीदान समारोह। दीक्षांत समारोह यानी पदवीदान समारोह। हम्म, अ, एक मिनट, यहाँ हमने किया तरजीह, ओके, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको बाद में। फिर किया आत्मसंयम। ओके। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह था। कॉलेज के जो छात्र होते हैं ना, यूनिवर्सिटी के, उनका जो प्रमाण पत्र देने का जो कार्यक्रम होता है ना, उसे पदवीदान समारोह, दीक्षांत समारोह कहा जाता है। तो उसमें उन्हें निमंत्रित किया गया था शास्त्री जी को, जो था 19 दिसंबर 1964 को। तो उस समय उन्होंने छात्रों को संबोधित किया था। उन्हें कुछ कहना होता है ना, मुख्य मेहमान थे तो मुख्य मेहमान कुछ अपने विचार भी प्रस्तुत करते हैं ना। तो उस वक्त उन्होंने अपने कौन से विचार प्रस्तुत किए थे? कि उन्होंने कहा था कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, यानी आप आगे जो भी बनना चाहे, डॉक्टर बनो, इंजीनियर, बिजनेसमैन, कलाकार, शिक्षक, जो भी बनो, आप जो कुछ भी बनो, इससे कोई बंधन नहीं है, हाँ। पर आपको ये याद रखना है कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हो, यानी आपको जो भी बन जाओ, आपको देश के लिए कार्य करना है। हम्म, राजनीतिक बनो या कुछ भी बनो, पर आपको ये भी याद रखना है कि आप भारत देश के नागरिक हो। तो सबसे पहले जो भी बनो, अपना तो सोचो ही, पर अपने देश का भी सोचो, उसके प्रति भी
आपको अपनी फर्ज निभाने हैं। आपको संविधान द्वारा कुछ अधिकार भी मिले हैं, प्रदत्त हुए हैं, यानी मिले हैं, दिए हुए हैं। तो यहाँ प्रदत्त शब्द जो है, तो आपको संविधान द्वारा कुछ अधिकार भी मिले हैं, दिए गए हैं, प्रदत्त हुए यानी दिए गए हैं। लेकिन कुछ कर्तव्य भी मिले हैं। आपने पहले पढ़े होगा, हक और फरज, गुजराती में આપણે કહીએ ને હકો અને ફરજો, એસએસ માં ભણ્યા છો ને, સામાજિક વિજ્ઞાનમાં। Yes, जी। हाँ, तो आपको कुछ हक मिले हैं, पर उसके साथ आपके कुछ कर्तव्य, फर्ज भी है, उन्हें भी आपको समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है, એટલે એમ કે લોકશાહી। हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक है। इसके कारण हमें निजी स्वतंत्रता मिले। निजी स्वतंत्रता यानी कैसी? अभी हम निजी स्वतंत्रता है हमारे देश में, इसलिए हम किसी भी शहर में जाकर रह सकते हैं, हम कोई भी कामकाज कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक है। इसीलिए हमें ये सब कुछ करने में परमिशन नहीं लेनी पड़ती। तो लोकतांत्रिक है, इसलिए आपको कुछ स्वतंत्रताएं मिली है, पर उस स्वतंत्रता का उपयोग आपको एक व्यवस्थित समाज के निर्माण के लिए करना है। यानी जो स्वतंत्रता मिली है उसका दुरुपयोग नहीं करना, है ना। हमारे धर्म में, हमारे समाज में हमें कुछ, म्यूट रखा करो गर्ल्स, बार बार बोलना पड़े। किसका गलदेरा का हुआ ना? किसका माइक अनम्यूट हुआ था गर्ल्स? शायद तो गलती का ही। उनका ही हो जाता है, मुझे पता है। ओके, तो स्वतंत्रता का उपयोग, अब देखिए हमारे समाज में, हमारे धर्म में कुछ हम पर नियम बनाए गए हैं ना, और कुछ स्वतंत्रता भी दी गई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नियम है, तो वो किस लिए है? हमारे अच्छे के लिए है ना। तो नियम जो होते हैं वो सबके अच्छे के लिए ही होते हैं, जिससे समाज जो है वो व्यवस्थित चल सके, है ना। अब आप हमारे संस्कार यानी भारतीय संस्कार देखिए और विदेशों के संस्कार देखिए, उसमें कितना फर्क होता है। किस लिए? क्योंकि हम पर कुछ नियम बनाए हैं हमारे समाज ने, इसी कारण हम इतने संस्कारी है। चार लोग जो हैं वो आपके बारे में अच्छा ही बोलते हैं। कब? क्योंकि आपके घर में, आपके समाज में आप पर कुछ नियम है, इसीलिए। तो नियम जो होते हैं वो अच्छे के लिए ही होते हैं। तो स्वतंत्रता जरूर भोगनी चाहिए, पर कुछ नियमों के अनुसार, जिससे हम एक व्यवस्थित समाज की रचना कर सके, है ना। तो अ, उस व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए, यानी उन प्रतिबंधों को हमें स्वेच्छा से स्वीकार करना चाहिए। हम्म? अधिकार, कर्तव्य और आत्म संयम के बारे में यह बात जो है वो शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की हमें जरूरत है। क्या? कि आप कुछ भी बने, परंतु आपको याद रखना है कि आप इस देश के नागरिक हैं। दूसरी बात, कि संविधान द्वारा जो आपको अधिकार मिले हैं उसके साथ कर्तव्य भी मिले हैं, ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। यानी अधिकार तो भुगते ही, पर अपने कर्तव्य को भी निभाए आप। दूसरा, कि हम स्वतंत्रता, प्रजातांत्रिक देश है तो हमें कुछ स्वतंत्रता मिली है, पर उस स्वतंत्रता को एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए हमें उपयोग करना चाहिए, और स्वेच्छा से हमारे समाज द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उन्हें हमें स्वेच्छा से स्वीकार भी करना चाहिए। क्लियर यहाँ? हाँ मिस। ओके, चलिए अब आप लोग शब्दार्थ देख लीजिए, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपके पास शब्दार्थ हो। दायित्व यानी जिम्मेदारियां, निष्काम यानी बिना किसी फल की अपेक्षा के, समर्पण यानी समर्पित होना या सौंपना, समन्वय यानी संयोग या समानता, मैंने कहा था। फिर निहित यानी समाया हुआ, भीतर रहा हुआ, आस्था यानी विश्वास, श्रद्धा, विरासत यानी वारसो, गुजराती में આપણે એને વારસો કહીએ,
या उत्तराधिकार भी कह सकते हैं। आह्वान यानी चुनौती, ललकार। उन्मूलन यानी नष्ट करना, मिटा देना। दक्षता यानी निपुणता। तरजीह यानी प्राधान्य, अग्रिमता देना। प्रदत्त यानी दिया हुआ, और निर्वाचित यानी चुना हुआ। दीक्षांत समारोह भी मैंने आपको बताया अभी, विश्वविद्यालयों द्वारा जो प्रमाण पत्र दिए जाते हैं उसका एक उत्सव होता है, उसे पूरा प्रोग्राम होता है, उसे दीक्षांत समारोह कहते हैं। तो यहाँ क्लियर सारी बात? हाँ मिस। ओके, तो यस मिस। यहाँ हमारा लेसन जो है वो भी यहाँ कंप्लीट हुआ।